नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तुम मेरी चाहत हो का चौथा भाग लेकर। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। शरद बताए गए लोकेशन पर पहुंच गया था, पर आगे की गली बहुत संकरी थी, इसलिए आगे जाने के लिए उसे गाड़ी से उतरना पड़ा। संकरी गली से गुजर करके वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा तो एजेंट शिवा उसके इंतजार में खड़ा मिला। हाँ बताओ, चंदा और जिया कहाँ हैं? इस झोपड़ी के अंदर गए हैं सर, मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। अब आप आ गए हैं तो चलिए अंदर चलते हैं। फिर दोनों थोड़ा झिझकते हुए झोपड़ी के अंदर गए। अंदर का दृश्य कुछ ऐसा था। एक दुबली पतली सी औरत जिसके कपड़े पुराने और मलिन लग रहे थे, वह चंदा ही थी और शरद को सामने देख करके उसके चेहरे पर भय मिश्रित आश्चर्य नजर आ रहा था। और वहीं दूसरी ओर शरद की आंखों में खुशी की चमक झलक रही थी। जी, जिया कहाँ है मेरी बहन? शरद की आवाज में खुशी के साथ साथ झिझक भी थी, पर पूछना भी था। उसके लहजे में जिया के लिए उसकी फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। चंदा ने झोपड़ी के कोने की ओर उंगली से इशारा किया। वहां जमीन पर चिथड़ों में सोई हुई बच्ची को देख करके उसका दिल रो उठा। वह आगे बढ़ा, फिर उसे सोता देख करके रुक गया और चंदा की ओर घूमा। आप उस दिन चली क्यों गई थी? आपको आपके पापा ने भेजा है, चंदा ने पूछा, जैसे कि उसने सवाल सुना ही नहीं। हाँ, पापा की वजह से ही यहाँ आया हूँ, पर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपके पापा ठीक हैं ना? और आपकी माँ तो अब मेरे बारे में सब जानती होंगी, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? चंदा जैसे एक ही पल में सब कुछ जान लेना चाहती थी। अब माँ को आपसे कोई शिकायत नहीं हो सकती है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? चंदा ने आश्चर्य से पूछा। चंदा के सवालों ने शरद का जख्म हरा कर दिया था, लेकिन उसे एहसास था कि खुद को कमजोर नहीं दिखा सकता वह, और फिर यहाँ शिवा की मौजूदगी में उसे अपने परिवार की बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए उसने खुद को संभाला और चंदा से कहा, आप मेरे साथ चलिए। अब जब आप मुझे मिल गई हैं तो आप इस जगह नहीं रह सकती। आप अभी शिवा के साथ जाइए, ये आपको सुरक्षित जगह पहुंचा देगा। मैं स्वयं आपके साथ चलता, मगर अभी मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। आप कोई फिक्र मत कीजिएगा, ये आपकी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगा, फिर सब बताऊँगा। लेकिन कुछ तो बताओ। चंदा शरद की बातों से थोड़ा कंफ्यूज हो गई और पूछ बैठी, मगर शरद ने उसकी बातों को इग्नोर करके जिया को गोद में उठाया और चंदा की गोद में दे करके कहा, अब ये आपके पास मेरी अमानत है, कभी कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा मैं। आप बेखौफ हो करके शिवा के साथ जाइए। उसके बाद शरद वहां से निकल गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसके आंसू देखे। शरद जब मैरिज हॉल पहुंचा तो जयमाला की रस्म शुरू हो चुकी थी। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन मौजूद थे और फोटोग्राफर उनकी फिल्मी स्टाइल में तस्वीरें क्लिक कर रहे थे। पहले दूल्हा बने नमन ने अपने घुटनों पर झुक करके दुल्हन की ओर अंगूठी बढ़ाई और दुल्हन बनी नायरा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। फिर दोनों की और भी विभिन्न पोज में तस्वीर बनी। सब बहुत अच्छा लग रहा था और ये सब देख करके शरद के दिल में एक कसक सी उठी। प्यार तो उसे भी किसी फिल्मी हीरो की तरह ही हुआ था कि एक नज़र देख करके ही दिल में बसा लिया था उसने जूही को, और फिर अपने प्यार को पाने के लिए उसके घर का ड्राइवर तक बन गया। लेकिन बाद में उसे शिद्दत से एहसास होने लगा कि जिंदगी 2.5 घंटे की फिल्म नहीं है। इसमें तो एक बार झूठ के जाल में उलझे तो यह उसे सुलझाने में तिल तिल करके जलना पड़ता है, और उस पर से महबूब जूही की तरह खूबसूरत और अनजानी हो तो सब कुछ देख करके भी अनजान बना रहता है। फिर दिल कितना तड़पता है, ये तो शरद जैसा प्रेमी ही समझ सकता है। मम्मी पापा के चले जाने के बाद शरद का बस एक ही मकसद रह गया था,
अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए चंदा और जिया की तलाश करना। लेकिन 8 महीने से उन्हें ढूंढ ढूंढ करके अब वह थकने लगा था। बिजनेस भी कई शहरों में फैला हुआ था, वह भी सही देख रेख के बिना नुकसान में जाने लगा था। एक दिन जब वह यूं ही बिस्तर पर लेटा हुआ था, तब उसका दोस्त दिनेश उससे मिलने आया। वह अपनी बहन के एडमिशन के सिलसिले में थोड़ा परेशान था। उसे इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत आती थी और इसलिए वह शरद को अपने साथ ले जाने आया था। उस दिन वह इसी सिलसिले में जूही के कॉलेज में गया था और जैसा कि शरद को पता था दिनेश की बहन का एडमिशन आराम से हो जाएगा। आखिर उसके 90% मार्क्स जो थे और वही हुआ। दिशा का एडमिशन आराम से हो गया। यहाँ कॉलेज में आने से बहुत दिनों बाद उसके दिमाग को कुछ शांति महसूस हुई थी। दिनेश दिशा के साथ उसकी क्लास तक गया था ताकि उसे कल अपनी क्लास ढूंढने में परेशानी ना हो, और वह यूं ही कॉलेज में घूम करके देख रहा था जब उसने पहली बार जूही को देखा और उसके दिल ने कहा कि ये बस मेरे लिए ही बनी है। जूही अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी। सफेद रंग के टॉप और ब्लू स्कर्ट में वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके खुले बाल हवा में उड़ करके उसके गालों पर आ रहे थे और वह उन्हें अपने उंगलियों से हटा रही थी। उस पल जैसे शरद सब कुछ भूल गया, अपना दुख, अपना मकसद। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ ये दिल कितना अजीब होता है, किसी अजनबी के लिए भी खुद को लुटा देता है। दर्द में भी होंठों पर मुस्कुराहट ले आता है और कोई अचानक से अपना लगने लगता है। वह दीवार से टेक लगाए जूही को देख रहा था जब दिनेश और दिशा उसके पास आ गए। अब चलो यार, दिशा को उसकी क्लास दिखा दिया, अब वह कल से खुद आ जाएगी। अच्छा ठीक है, कहते हुए शरद ने फिर से उधर ध्यान किया जहां जूही खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था। शरद का दिल थोड़ा बुझ गया। फिर ये सोच करके खुद को तसल्ली दी कि वह लड़की इसी कॉलेज में पढ़ती है, क्योंकि और दूसरी लड़कियों ने भी सफ़ेद शर्ट और ब्लू स्कर्ट को पहना था। इसलिए कल फिर से यहाँ आ करके उसके बारे में पता कर लूँगा। और वह दिनेश के साथ घर के लिए निकल गया। और फिर वह अगले दिन कॉलेज के गेट पर सुबह से ही नजर रखा था। लगभग 10 बजे जूही सहेलियों के साथ अपनी कार से उतरी थी। शरद ने उसे तब तक जाते हुए देखा जब तक कि वह नजर की जद में थी, और फिर उसका ये रोज का रूटीन बन गया। वह सुबह तैयार होता और उसकी कार कॉलेज के रास्ते में बढ़ जाती। नमन और नायरा की जयमाला की रस्म चल रही थी और शरद अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। क्या बात है जीजू, आप यहाँ अकेले खड़े हो और जूही आपको उधर ढूंढ रही हैं, इशिता ने आ करके कहा। अच्छा, सचमुच ढूंढ रही हैं क्या? मुझे तो लगा कि मेरे देर से आने से मुझसे नाराज होंगी और यही सोच रहा था कि उसे मनाने के लिए क्या करूं। वाह जीजू, सो रोमांटिक। वैसे अभी आपको साथ में तस्वीर खिंचवाने के लिए ढूंढ रही हैं ओ, तो अभी तो आप जाइए, कहीं ज्यादा नाराज ना हो जाएं। फिर बाद में आपको बताती हूँ उसे मनाने के लिए क्या करना है। सच में? पक्का ना? अरे बिल्कुल पक्का। फिर शरद मुस्कुराते हुए जूही के पास स्टेज पर पहुंचा और दोनों ने दूल्हा दुल्हन के साथ तस्वीर खिंचवाया। और फिर सबने फास्ट फूड और शानदार खाने के साथ इंसाफ किया। अभी फेरों के लिए वक्त बाकी था। पंडित जी ने 3 बजे सुबह का मुहूर्त बताया था, इसलिए नौजवान जोड़ियां डीजे के गाने पर डांस करने पहुंच चुकी थी। सबसे पहले नमन के दोस्त ने बहुत अच्छा डांस करके शुरुआत की। फिर उसके बाद सभी अपनी पसंद के गाने लगवा करके डांस करने लगे। फिर इशिता ने माइक अपने हाथ में लिया और अनाउंस किया, अटेंशन प्लीज, अब आप सबके सामने एक नई और प्यारी जोड़ी आने वाली है। तो आ रहे हैं हमारे सामने मेरी दोस्त जूही और शरद जीजू। और फिर शरद स्टेज पर आया और इशिता जूही को अपने साथ लेकर के आई और सबने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। डीजे पर गाना शुरू हुआ। साड़ी के फाल सा कभी मैच किया रे, कभी तोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, टच करके इस तरीके से गाना बजने लगा। फिल्म आर राजकुमार का ये गाना जितना मस्त है, शरद और जूही का डांस भी उतना ही जबरदस्त रहा। सबने खूब तालियां बजाई। गाने पर डांस करते वक्त तो जूही भी गाने के रौ में बह करके बस डांस करती रही, लेकिन जब लोगों की तालियां बजी तो वह अपने होश में आ गई और नजर झुका करके स्टेज से नीचे उतर गई और शरद को कुछ लड़कों ने गोद में उठा लिया।
अब फेरों का समय हो गया था, इसलिए नमन को विवाह के मंडप पर लाया गया और पंडित जी ने पूजा प्रारंभ किया और दुल्हन को बुलाया गया। फिर नायरा अपनी सहेलियों के साथ मंडप में आती है। उसके बाद पंडित जी ने विवाह की विधियां आरंभ किया और दुल्हन के पिता को कन्यादान के लिए बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ नमन के हाथों में सौंप दिया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया, जिसका अर्थ होता है अब इसका ख्याल रखना पति की जिम्मेदारी है। नायरा के हाथ थोड़ा कांप रहे थे, जो आगे की जिंदगी को सोच करके उसकी घबराहट दर्शा रहे थे। नमन ने ये देखा तो उसने उसकी हथेली पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। नायरा ने हौले से अपनी पलकें उठा करके उसकी ओर देखा तो उसने जैसे आंखों ही आंखों में उसे आश्वासन दिया कि वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा, और नायरा ने उसकी आंखों की भाषा पढ़ करके मौन स्वीकृति देते हुए अपनी पलकें झुका लिया। कन्यादान की रस्म के बाद नमन और नायरा को फेरों के लिए खड़ा किया गया। 7 फेरों के साथ पंडित जी की सप्तपदी के 7 वचनों के बारे में बताया। प्रथम वचन, कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ को जाओ तो मुझे भी संग लेकर के जाना। कोई भी व्रत और पूजा हो तो आज की तरह ही मुझे अपने वाम भाग में स्थान दें। यदि आप ये स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस तरीके से 7 वचन जो है उनको सुनाए जाते हैं। सप्तपदी के 7 वचन के साथ नमन और नायरा ने 7 फेरे लिए और उसके बाद उन्हें मंडप के आसन पर बैठाया गया। अब सिंदूर दान की विधि होनी थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ नमन ने नायरा की मांग में सिक्के से सिंदूर भरा और हमेशा के लिए उसे अपना बना लिया। इस रस्म के पूरे होते ही कन्या के परिवार वालों की आंखों में नमी आ जाती है कि आज से उनकी लाडली बेटी बहन अब दूसरे घर की कहलाएगी। दूल्हा दुल्हन को उनके कमरे के पास ले जाया जाता है, जहां दरवाजे पर नायरा की बहन और सहेलियां नमन को घेरे लेती हैं और नायरा को अंदर जाने देती हैं। नमन अब अपनी नायरा से थोड़ी देर भी दूर नहीं रहना चाहता, इसलिए तुरंत एक 10,000 की गड्डी निकाल करके नायरा की बहन को दे देता है और कहता है, यार मैं भी बहुत थक गया हूँ, देखो ना कितनी नींद आ रही है मुझे, ये रखो और जाने दो। पर लड़कियों का कोई इरादा नहीं था नमन को इतनी आसानी से अंदर जाने देने का, मगर फिर नायरा के पिता उधर आ गए तो सबने उसे अंदर जाने दिया, क्योंकि नायरा की बहन निबी ने कहा, अब मैं नहीं रोकूंगी यार, पापा आ गए हैं। और वैसा ही हुआ, उन्होंने आते ही कहा, निबी अब तुम लोग भी थोड़ा देर आराम कर लो, सुबह 9 बजे विदाई का मुहूर्त है। शरद हर रस्म बहुत ध्यान से देख रहा था, उसे कहीं ना कहीं अपनी शादी में हुई जल्दबाजी खल रही थी। उसने बगल में बैठी जूही की ओर देखा कि वह क्या सोच रही है, और जैसा कि विवाह की रस्में पूरी होते होते बहुत सारे लोगों की आंखों में नींद भर जाती है, जूही कुर्सी पर बैठे बैठे ही कब की सो चुकी थी। नमन और नायरा की शादी हो गई थी और नायरा मैरिज हॉल से विदा होकर के नमन के घर आ गई, और नमन की माँ और बहन इस्ता जो कि घर पर पहले ही पहुंच चुकी थी, उन्होंने दूल्हा दुल्हन के गृह प्रवेश की तैयारी कर रखी थी। पहले नमन की माँ ने दोनों की साथ में आरती उतारी और फिर नायरा ने चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से गिरा करके और फिर आलता भरे थाल में अपने पैर रखने के बाद नमन के साथ घर में प्रवेश करवाया। गृह प्रवेश के बाद नायरा के महावर लगे हाथों की छाप दीवार पर लगाई गई और फिर इस्ता उसे कमरे में आराम करने के लिए ले गई। फिर शाम को कुछ और भी रस्में होने वाली थी। उसी शाम की फ्लाइट से जूही भी अपने मम्मी पापा और शरद के साथ अपने शहर के लिए निकल जाती है। जाते समय सबने इशिता और उनकी मां निर्मला जी को सबके साथ आने के लिए बहुत मनुहार किया था और उन्होंने कहा था कि जल्दी ही वो सब आने की कोशिश करेंगे। सब लोग रात 10 बजे तक घर पहुंच गए। विवाह की थकान उतारनी भी जरूरी थी और कल से रेगुलर जिंदगी में वापस भी आना था, इसलिए सब खाना खाने के बाद जल्दी ही सोने चले गए। जूही हमेशा की तरह अलग कमरे में सोने चली गई थी और शरद रात भर बिस्तर पर करवटें बदल रहा था।
वह इंसान जिसके लिए कितनी लड़कियां दीवानी थी कॉलेज और ऑफिस में, वह अपनी पत्नी की एक नज़र का मुंतजिर था। ये चाहते कितना इंसान को बदल देती है और किस कदर कमज़ोर कर देती है कि एक इंसान की चाहत पाने के लिए दिल सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हो जाता है। वह रात भर सोचता रहा और तय किया कि अब जल्दी ही सबको बता देगा कि वह कौन है। इन्हीं सोचों में पूरी रात गुजर गई और सुबह के किसी वक्त उसकी आंख लगी थी। रात भर जागने की वजह से वह सुबह सो रहा था और नाश्ते के समय पर भी कमरे से बाहर नहीं आया था। महेश जी और जूही नाश्ते के टेबल पर बैठे थे और रमा देवी किचन में कुक की हेल्प में नाश्ता बना रही थी। कुक ने नाश्ते की प्लेट मेज पर लगा दिया तो रमा देवी भी नाश्ता करने आ गई। तो महेश जी ने पूछा, ये शरद कहाँ गया? भाई उसे भी तो नाश्ते के लिए बुलाओ। जी वो तो सो रहे हैं, मैं अभी कमरे की सफाई करने गई थी तो साहब जी को सोता देख करके बाहर निकल आई। नौकरानी ने जवाब दिया और फिर रमा देवी की ओर मुड़ करके कहा, जी मैम साहब आज जरा जल्दी जाना है मुझे, बेटी को स्कूल में एडमिशन करवाने जाना है। मैं शाम में आ करके बाकी का काम कर दूंगी। अच्छा ठीक है जाओ, रमा देवी ने कहा। उसके जाने के बाद महेश जी ने कहा, क्या बात है जूही, शरद इतनी देर तक सो रहा है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या पता, वह नागंवारी से बोली। क्यों, उससे तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? रमा देवी ने पूछा। झगड़ा उनके बीच होता है जिनका आपस में कोई रिश्ता हो। जूही ने रमा देवी को दुखी होकर के देखा और कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रमा देवी के चेहरे का रंग लगभग उड़ गया। मेरी तबीयत को छोड़िए, आप लोगों ने जिस शादी की सलीब पर टांग दिया है मुझे, या तो उसे खत्म कीजिए या फिर मुझे जहर दे दीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। बोलते बोलते उसकी आवाज भर्रा गई और वहीं टेबल पर सिर रख करके रोने लगी। जूही मेरी बच्ची, ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा, जहां इतने दिन सब्र किया है वहां कुछ दिन और रुक जाओ। अगले हफ्ते नमन और नायरा हनीमून पर जाने वाले हैं और वे दोनों यहाँ भी आने वाले हैं। रमा देवी ने उन्हें समझाते हुए कहा, लेकिन वह उसी तरह रोती रही और बोली, मुझे जहर दे दीजिए, चाहे गोली मार दीजिए, पर कुछ भी करके मुझे इन मुश्किलों से आज़ादी दे दीजिए। जूही बेटा, अपने पिता को माफ कर दो जिसकी वजह से तुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। महेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और फिर अपने कमरे में चले गए और रमा देवी उसके पास बैठ करके कहने लगी, ऐसे मत कहो बेटा, क्या तुझे हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? तुझे क्या पता, तेरे दुखी होने से तेरे पापा दिल के मरीज बन गए हैं। रात को सोते समय भी उनकी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने। रमा देवी की आवाज में दुख के साथ इल्तजा भी झलक रही थी। लेकिन माँ, जूही ने कुछ कहना चाहा। बेटा तुम खुद को संभालो वरना हम जीते जी मर जाएंगे। वो अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं को जब्त करती हुई उठ गई। जूही ने उन्हें हारे हुए अंदाज में जाते हुए देखा तो आंखों पर हाथ रख करके रो दी। हे भगवान, कितनी अच्छी जिंदगी थी हमारी और अब ये कैसी आंधी आ गई है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो मम्मी पापा जिन्होंने कभी भी किसी तरह की कमी नहीं होने दी, कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, आज सिर्फ मेरी वजह से इतने दुखी हैं। काश मैं पैदा ही ना हुई होती। मुझे आज समझ आ रहा है कि बेटियां माँ बाप के लिए बोझ क्यों समझी जाती हैं। वह कुछ का कुछ सोचती जा रही थी और अपने ही ख्यालों में ऐसे उलझी थी कि उसे पता ही नहीं चला शरद कब से उसके सामने बैठा है, उसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा है। जब बहुत देर हो गई तो उसने हल्का सा खांस करके उसे अपनी मौजूदगी होने का एहसास दिलाया। तब वह चौंकी और शरद को अपने सामने देख करके बौखला गई। चाय मिलेगी? जिंदगी से भरपूर दो बेचैन आंखों ने जूही को प्यार से देखा और सवाल पूछा। इन प्यार भरी नजरों ने उसे सब कुछ भुला करके शर्म से झुकने को मजबूर कर दिया और जूही ने अपनी नजरें झुका ली। कुछ परेशान लग रही हैं आप? वह बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाय लेकर के आती हूँ। फिर वह बगैर कुछ बोले उठ गई और चाय के कप के साथ ब्रेड जैम उसके सामने रख करके जाने लगी। कहाँ जा रही हो? उसने तुरंत पूछा। कमरे में, उसकी आवाज में कंपन थी। बैठ जाइए ना, मैं आपको खा तो नहीं जाऊंगा। शरद ने उसे प्यार से कहा तो वह अपनी तेज चलती सांसों को संभालती हुई चुपचाप बैठ गई। कोई तो बात जरूर है, शरद ने ब्रेड पर चाकू से जैम लगाते हुए कहा। कोई बात नहीं है, जूही ने अपने दिल के दर्द को दबा करके नर्म आवाज में कहा। जूही, मैं आपकी नज़र में कैसा भी हूँ लेकिन आपके चेहरे पर परेशानी खूब पड़ सकता हूँ। क्या कुछ नहीं बताएंगी मुझे?
क्या बताऊं, वह शरद के सामने अपनी परेशानी बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत जतन करने के बावजूद भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने दर्द छुपाने में नाकाम हो गई थी। फिर उससे शरद के सामने बैठा नहीं गया। वह तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई और कुर्सी पर बेजान सी ढह गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जूही के ऐसे उठ करके चले जाने से शरद भी बगैर नाश्ता किए उठ गया। उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ पड़ गया था। वह सोचने लगा कि अब अगर अपने बारे में कुछ बताया तो कहीं महेश जी को बुरा ना महसूस हो, या कहीं उन्हें मैं धोखेबाज ना लगने लगूं कि आखिर मैं अब क्यों बता रहा हूं और पहले क्यों छुपाया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मैं तो थक गया हूं। उसने आंखें बंद करके मन में कहा और अपने पुराने कमरे यानी सर्वेंट क्वार्टर वाले कमरे में चला आया। यही तो वह जगह थी जहां आ करके वह अपने बारे में सोचता था कि वह यहाँ किस लिए आया था। वह जो सबका दिल जीत लिया करता था, आज अपने दिल के हाथों कितना बेबस हो रहा था। मैं तो जूही को देखते ही दीवाना हो गया था। उसकी खूबसूरती में ऐसे गुम हो गया जैसे कि वह मेरे दिल में गहरे समा गई हो। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसे अपने दिल पर अफसोस हो रहा। शरद बेबसी से सोच में डूबा हुआ था। आखिर ऐसा क्यों है? मेरी नीयत अच्छी है, मेरे किरदार में कोई दोष नहीं है, फिर जूही मुझसे इतना क्यों चिढ़ती है? मुझसे इतनी दूर क्यों रहती है? हर वक्त खोई खोई और परेशान सी क्यों रहती है? मेरी चाहत को महसूस क्यों नहीं करती, जबकि हमारे बीच शादी का पवित्र रिश्ता जुड़ा है? फिर भी उसे क्यों कुछ फील नहीं होता? लोगों से सुना था विवाह के मंत्र दो अनजान लोगों को अपना बना देते हैं, एक नहीं 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं पति पत्नी। लेकिन वह आंख बंद किए हुए खुद से सवाल के घेरे में उलझ रहा था कि घर के एक मुलाजिम रॉबिन ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आ गया। शरद ने उसे यूं देखा जैसे उसे उसका आ करके डिस्टर्ब करना बहुत बुरा लगा हो। उसके ऐसे देखने से रॉबिन ने तुरंत कहा, जी आपको साहब बुला रहे हैं। इतना कह करके वह तुरंत जल्दी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने चेहरा धो करके खुद को नॉर्मल किया और महेश जी के पास गया। तब उन्होंने कहा कि आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, इसलिए घर पर ही रहूंगा मैं। मुझे पता है तुम भी बहुत थके हुए हो, तो अभी आराम कर लो, फिर बाद में कुछ देर के लिए ऑफिस चले जाना। शरद ने उनकी बात में हामी भर दी और महेश जी के कहने पर वहीं उनके साथ बैठ गया और फिर दोनों ऑफिस की बातें करने लगे। महेश जी ने वहीं कुछ सूखा नाश्ता मंगवा लिया, फिर शरद को उनका साथ देने के लिए खाना ही पड़ा। इधर एग्जाम खत्म हो गए थे और मीनल अब ये सोच करके उलझी हुई थी कि फिर से हवेली जा करके रहना होगा। इतने दिन से अपने घर में रह करके उसे अपनी माँ के साथ होने का एहसास मिल रहा था। क्यों भगवान जी, पहले आपने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया और फिर मेरी माँ को। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आपने मुझे यूं ही अकेला कर दिया? उसकी आंखों में नमी आ गई। उधर जया जी ने एक नौकर की मदद से घर का सामान अच्छे से सहेज दिया था और फिर उन्होंने मीनल को किसी काम के लिए आवाज दिया। तब उसने अपनी आंखें पोंछी और उनके पास आई। उसी दिन शाम में दोनों कार से हवेली जाने के लिए निकल गए, क्योंकि अगले हफ्ते विराज का बर्थडे आ रहा था। हवेली आ करके जया जी बिजी हो गई थी। इतनी बड़ी हवेली संभालना आसान नहीं था और इतने दिनों के बाद आने से बहुत सारे काम बढ़ गए थे। विराज भी पूरा दिन अपने काम में लगा रहता था, क्योंकि वह गांव में बांध बनाने के लिए प्रयासरत था और एक फैक्ट्री की नींव भी रख रहा था, जिससे गांव के लोगों को रोजगार के लिए शहर न जाना पड़े। बस खाने के समय ही उसका चेहरा नजर आता था, क्योंकि जया जी ने सख्ती से कह रखा था अगर विराज गांव में रहा तो घर में ही खाना खाएगा, नहीं तो वह भी नहीं खाएगी। और विराज अपनी माँ का कहना मानता था। विराज के जन्मदिन में बस 2 दिन ही शेष रह गए थे। जया जी ने विराज के जन्मदिन पर पहनने के लिए एक बुटीक से मीनल के लिए ड्रेस मंगवाया था, इसलिए वह ड्रेस लेकर के उसके कमरे में आई थी। जब वह ड्रेस लेकर के उसके कमरे में आई तो मीनल बहुत उदास सी बैठी थी। उसे ऐसे उदास देख करके पहले तो वो खुद भी उदास हो गई, लेकिन फिर कुछ सोच करके मुस्कुराते हुए उसके पास आई और कहा, मीनल बेटा, जरा इस ड्रेस को ट्राई करके देखो, तुझे ठीक से फिट आता है कि नहीं। मैं, हाँ तो और कौन, जाओ जा करके पहन करके आओ। जी लेकिन मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं मौसी।
अच्छी बात है बेटे, पर अपनी मासी की पसंद भी पहन करके देखो। चलो शाबाश, कह करके उन्होंने उसे पहन करके आने को कहा। जी कह करके मीनल ने जया के हाथ से ड्रेस का बैग ले लिया और बाथरूम में चली गई। और जया जी ने मीनल के फोन में उसकी सहेलियों का नंबर ढूंढा और अपने मोबाइल फोन में सेव कर लिया। और फिर मीनल के बाथरूम में से बाहर निकलने का वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद लाल रंग के खूबसूरत से सूट में वह बाहर आई। इस सूट में वह कोई परी लग रही थी, जो आसमान से उतर करके जया जी के सामने आ गई थी। उन्होंने आगे बढ़ करके अपनी आंखों से काजल ले करके मीनल की गर्दन के पीछे लगा दिया। सचमुच बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए, कह करके उन्होंने उसकी बलाएं ले ली। तो मीनल शर्मा गई और कहा, मैं वापस चेंज करके आती हूँ। तभी विराज जया जी को ढूंढता हुआ वहीं आ गया। माँ आप यहाँ हो? बाहर दादी जी आई हैं। विराज अपनी धुन में बोलता हुआ अंदर आ गया था और मीनल को देख करके ठिठक गया। और जया जी अपनी सासू माँ के आने की बात सुन करके कमरे से बाहर चली गई। वो दरवाजा खुला था इसलिए मैं अंदर आ गया, उसने मीनल को देखते हुए कहा। जी कोई बात नहीं, ऐसे भी ये आपका ही तो घर है, मीनल ने धीरे से कहा। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप पर लाल रंग बहुत सज रहा है, विराज ने मीनल की बात अनसुनी करते हुए कहा। उसकी नजर जैसे मीनल के चेहरे पर आ करके रुक गई थी, वह तो जैसे खो ही गया था। ये बातें सुन करके मीनल के गाल सुर्ख हो गए और दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने शर्म से निगाहें झुका लिया। जी मैं चेंज करने जा रही हूँ। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वह बोल करके बाथरूम में घुस गई। अंदर आ करके वह दरवाजे से लगी अपनी सांसें संभालती हुई सोचने लगी, ये विराज आज कैसी बातें कर रहे थे। फिर सोचा, कहीं मैं ही तो ज्यादा नहीं सोच रही, बस ड्रेस की ही तो तारीफ की है और तो कुछ नहीं। पर उनकी वो नजरें, कुछ तो था जो मेरी नजरें झुक गई। वह खुद से ही उलझ रही थी कि कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। तब उसका ध्यान टूटा और उसने अपने ख्यालों को झटक करके ड्रेस चेंज किया और बाहर निकली। उधर जया जी अपनी सासू माँ के साथ बैठ करके बातें कर रही थी। वो ये कह रही थी कि विराज की 26वें जन्मदिन पर उन्होंने पूजा करवाने के लिए सोचा है, इसलिए पंडित जी को यहीं बुलाया है। अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। तभी विराज भी वहीं आ गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। वह अपनी दादी जी के पास आ करके बैठ गया तो वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू अब तो इसके लिए लड़की देखना शुरू करना चाहिए। मैं अब अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। और फिर वह विराज की ओर देख करके बोली, अब अपनी दादी की इच्छा पूरी कर दो बेटा, मान जा शादी के लिए। हाँ तो मैंने कम मना किया है, वह बोल करके हंसा। क्या तू सच कह रहा है? अब और कैसे कहूँ? विराज अपनी दादी की गोद में सिर रख करके बोला। जुग जुग जियो बेटा, दादी उसकी बलाएं ले करके बोली। तभी विराज के मोबाइल पर किसी का फोन आया तो वह फोन पर बात करते हुए अपने कमरे में चला गया और दादी जी जया जी से बोली, अब जैसे ही पंडित जी आते हैं उनसे पूजा के मुहूर्त के साथ ही अच्छे घर की लड़कियों के बारे में पूछूंगी। अब जब विराज अपनी शादी के लिए तैयार है तो अब मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगी। विराज की दादी जी की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी और जया जी ने भी उनकी बातों में हाँ मिलाई। आखिर उनकी भी ख्वाहिश थी अपने बेटे के सिर पर सेहरा सजाने की। फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी आए तो दादी जी ने उन्हें बैठने के लिए कहा। उन्होंने अपने साथ लाई रिवाज की जन्म कुंडली दिखाई और उसकी शादी के लिए कोई अच्छे घर का रिश्ता बताने के लिए कहा। पंडित जी ने अच्छे से कुंडली देखी और बताया कि विराज की शादी का योग इसी साल में है। कुछ अच्छे रिश्ते मेरी जानकारी में हैं, मैं जल्द ही उनसे बात करके आपको बताता हूँ। फिर जया जी ने पंडित जी को यथोचित दक्षिणा दी और उन्हें चाय नाश्ता करवाया। उसके बाद वे चले गए। थोड़ी देर रुक करके विराज की दादी भी चली गई। फिर जया जी ने मीनल की दोनों सहेलियों जूही और दिव्या को कॉल किया। उन्हें विराज के जन्मदिन पर बुलाया। उन्होंने इतने अच्छे से आने के लिए कहा था कि दोनों ने वादा किया कि हम जरूर आएंगे। हवेली में विराज के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। मीनल सुबह से जया जी के साथ पूजा की तैयारी में हाथ बटा रही थी। जया जी ने मीनल की सहेलियों को भी इनवाइट किया था और उन्होंने इस बारे में मीनल को कुछ नहीं बताया था। वह उसके चेहरे को अपनी दोस्त को अचानक सामने
देख करके खुशी से चहकता हुआ देखना चाहते थे और उनकी सोच सही साबित हुई। दिव्या सुबह ही पूजा के समय आ गई थी। उसे देख करके मीनल बहुत खुश हो गई थी। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को ऐसे गले लगा लिया जैसे बरसों बाद मिली हों। दोनों को ऐसे खुश देख करके जया जी मुस्कुरा दी और मीनल को कहा, जाओ बेटा अपनी दोस्त को अपना घर दिखाओ। लेकिन मासी, पूजा की तैयारी अब तो सब कुछ हो चुका है, बस प्रसाद के लिए हलवा बनाना है, वह मैं बना लूंगी, तुम जाओ, जब पंडित जी आएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। जी मासी, मीनल ने मुस्कुरा करके कहा और दिव्या के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मीनल खुशी में थोड़ा तेज चल रही थी और दिव्या इधर उधर देख करके चल रही थी। विराज पूजा के लिए तैयार हो करके अपने कमरे से निकल रहा था और मीनल अपनी धुन में उसे देख नहीं पाई और सीधे विराज से टकरा गई। उसने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली और विराज ने उसे गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में थाम लिया। जब मीनल को इसका एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और खुद को विराज की बाहों में देख करके जल्दी से अलग हुई। दिव्या भी तब तक वहां पहुंच गई थी। उसने दोनों को ऐसे देखा तो मुस्कुरा दी, तो विराज भी मुस्कुरा दिए और दिव्या को हेलो कह करके हाथ मिलाया और बोला, मैं विराज और आप? दिव्या ने मुस्कुरा करके कहा, अपना नाम बताया दिव्या और हंसते हुए कहा, अच्छा तो आप हो बर्थडे बॉय, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके, और मैं मीनल की दोस्त हूँ। आप तो समझ ही गए होंगे। बिल्कुल समझ गए हम, फिर इसी बात पर हमारी दोस्ती भी स्वीकार कीजिए। जी बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। दोनों आपस में ही बातें करते जा रहे जैसे कि वहां मीनल का वजूद हो ही ना। मीनल ने थोड़ी देर तो बर्दाश्त किया, फिर खांस करके दोनों का ध्यान अपनी ओर दिलाया और विराज को देखते हुए कहा, मासी ने किसी काम से बुलाया था आपको? तब विराज ने अपने सिर को हाथ लगाते हुए कहा, अच्छा मैं चलूं, माँ बुला रही है मुझे। और दिव्या ने उसे मुस्कुरा करके बाय किया। विराज के जाते ही दिव्या ने मीनल की ओर जांचती निगाहों से देखा और भौवें ऊंची करते हुए पूछा, सच बता विराज के साथ क्या चल रहा है? बस हो गया तेरा, कुछ नहीं चल रहा है, मैं गिरने वाली थी और उसने संभाल लिया, और क्या। चल कमरे में चलते हैं, सारी बातें यहीं करनी है क्या? मीनल ने कहा। अरे हाँ चल, बैठ करके बता देना, उतना इंतजार तो कर ही सकती हूँ मैं तेरे लिए, दिव्या मुस्कुरा करके बोली। फिर दोनों मीनल के कमरे में आ गए और दिव्या ने मीनल के कंधे पर हाथ रख करके मुस्कुराते हुए पूछा, अब तो बता दो। कुछ नहीं यार, तू भी ना हर वक्त बस प्रेम और चाहत की बात करती है। अच्छा जी, मैंने तो बस यूं ही पूछा था, पर अब लगता है मुझे सच बहलाने की कोशिश की जा रही है। कोई बात नहीं, नहीं बताना है तो मत बताओ, पर सोच लो, बाद में मुझे दोष मत देना। अच्छा ऐसा क्यों कह रही हो? बस यूं ही, जब तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं क्यों बोलूं? अच्छा सब समझती हूँ मैं, तू मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती है। हाँ तो फिर सीधे सीधे बता देना, क्यों भाव खा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं तो पहले ही जया मासी के एहसानों के नीचे दबी हुई हूँ, फिर मैं ऐसा कुछ कैसे सोच सकती हूँ? मासी मुझसे इतना प्यार करती हैं, मैं कोई गलत सोच अपने दिमाग में कैसे आने दे सकती हूँ? मीनल बोलते हुए उदास हो गई थी, तो दिव्या को एहसास हुआ शायद मुझे मीनल से ये सब कुछ नहीं पूछना चाहिए था। इसलिए फिर उसने बात बदलते हुए पूछा, अच्छा छोड़ ये फालतू की बातें, और ये बता कि विराज के जन्मदिन पर केवल पूजा ही होनी है कि केक वेक भी मंगवाया है? हाँ बाबा, सब होगा, पहले पूजा होगी, उसके बाद सबको प्रसाद देंगे और फिर ब्राह्मण को भोजन करवाया जाएगा और फिर शाम में केक काटा जाएगा और रात में पूरे गांव वालों की दावत का इंतजाम किया गया है। मीनल सब कुछ भूल करके बताने लगी। वाह यार, विराज का जन्मदिन तो बहुत बड़े तौर पर मनाया जाता है। हाँ यार, मासी बता रही थी कि हर साल ऐसी ही धूमधाम होती है विराज के जन्मदिन पर। अच्छा हाँ, पर तेरी तरह मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। मीनल मुस्कुराई। हाँ अच्छा चल, मुझे अपना घर तो दिखा दे। हाँ हाँ चलना, मैं भी बातों में लग गई। फिर मीनल उसे हवेली घुमाने ले गई और जब वो दोनों छत पर जाने वाले थे तब जया जी का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि पंडित जी आ गए हैं तो तुम दोनों यहाँ आओ। इधर जूही अपनी माँ के पास आती है और फिर बगैर कुछ बोले जाने लगती है। तब रमा देवी उसे रोकती हैं। क्या बात है बेटा, अभी आई फिर बिना बोले जा रही हैं?
फिर उन्होंने अपने माथे को हाथ से ठोका और बोली, ओह मैं भी ना भूल ही गई थी, आज तुझे मीनल के यहाँ जाना था ना। हाँ माँ, पर ड्राइवर तो छुट्टी पर है और बारिश भी हो रही है। हाँ तो क्या हुआ, मैं अभी शरद को फोन करती हूँ, वो तुझे लेकर के जाएगा। नहीं माँ, मुझे शरद के साथ कहीं नहीं जाना। क्यों, उसने कुछ कहा है तुमसे, कोई बदतमीजी की है तुम्हारे साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे झूठ और बनावट की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। उसके साथ जाने से अच्छा है मैं अकेली ही चली जाऊँ। जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इतनी दूर अकेले जाने का कोई मतलब नहीं है। देखो बेटा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज समझो। ओ माँ, आप प्लीज नाराज मत होइए, वह जबरदस्ती मुस्कुरा करके बोली और मन में सोचा कि एक बार ये नमन और नायरा हमारे यहाँ आ करके चले जाएं, फिर मैं शरद के साथ कभी नहीं रहने वाली। वह मन में बड़बड़ा रही थी तो रमा देवी ने टोका, अब जा करके तैयार हो जा, मैं शरद को फोन कर देती हूँ। अभी 2 बज रहे हैं, हम लोगों को जल्दी ही निकलना होगा, 2 घंटे का रास्ता है। जी मैं जाती हूँ तैयार होने। फिर वह अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है और रमा देवी ने पति को पूरी बात बता करके शरद को घर भेजने के लिए कहा। और थोड़ी देर बाद ही शरद घर पर हाजिर था। रमा देवी ने शरद के लिए खाना लगवाया और तब तक उसने खाना खाया। जूही तैयार होकर के आ गई थी। उसने काले रंग की साड़ी और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और मैचिंग सैंडल कैरी किया था और हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। शरद ने उसे एक नजर देखा और फिर चलने के लिए उठ गया। क्या करता वह, ये खूबसूरत पैकर उसका था, लेकिन वह उसे छू भी नहीं सकता था। उसने कार निकाली और डोर खोला तो जूही चुपचाप आगे की सीट पर आकर के बैठ गई। शरद ने गाड़ी आगे बढ़ाई और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया और इस खूबसूरत गाने के बोल चालू हो गए। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। जूही को इस गाने के बोल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने गाना बदल दिया और अब ये गीत शुरू हो गया। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अब इस गाने से वह और इरिटेट होने लगी तो बोली, ओह बहुत बार सुना है ये गाना, कह करके उसने फिर से गाना चेंज किया और फिजा में ये गाना गूंजने लगा। भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। इस गाने के बोल ने तो उसे बिल्कुल पानी पानी कर दिया। शरद भी खिड़की के बाहर देखने लगा और फिर उसने हाथ बढ़ा करके टेप रिकॉर्डर ही बंद कर दिया और सीट से सिर टिका करके आंखें बंद कर। पूरे गांव से बहुत लोग पूजा में शामिल हुए थे। सबको प्रसाद और नाश्ता दिया गया। फिर वे लोग अपने अपने घर चले गए। दादी जी और विराज के चाचा चाची और उनके दोनों बच्चे जस्सी और राहुल आज सुबह से आए हुए थे। दोनों बच्चे जुड़वा थे और 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। राहुल और जस्सी बहुत बतूनी थे, इसलिए दिव्या से उनकी दोस्ती होती हो गई। वहीं इधर उधर काम संभालने वाली और कम बोलने वाली मीनल विराज की चाची को बहुत अच्छी लगी। सब घर वाले एक साथ जमीन पर खाने बैठे थे और विराज उसका चचेरा भाई सबको खाना परोस रहे थे। फिर सबके खाने के बाद दोनों खाने बैठे तो मीनल ने खाना परोसा। खाने के बाद दोनों बच्चों ने अपने विराज भैया से फार्म हाउस जाने की जिद की तो पहले तो उसका मन नहीं किया, बहुत थकान लग रही है, मना कर दूं। लेकिन फिर दिव्या भी वहां जाने के लिए बहुत उत्साहित लग रही थी, इसलिए कहा अच्छा चलो चलते हैं, मगर जैसे हो वैसे ही चलो, कोई तैयार होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर शाम वहीं हो जाएगी, फिर शाम की पार्टी का क्या होगा। हाँ तो चलिए ना, हमें कौन सा फैशन शो में जाना है, दिव्या और दोनों बच्चों ने साथ में कहा। और फिर सारे बच्चों की टीम कार में सवार होकर के फार्म हाउस के लिए निकल गई तो औरतों ने घर का काम समेटना शुरू कर दिया। इधर जूही और शरद का सफर खामोशी से कट रहा था। बरसात अभी भी जारी थी। अब छोटे छोटे पहाड़ी इलाकों का सिलसिला शुरू हो गया था। तभी एक आदमी ने हाथ हिला करके कार को रोका। शरद ने कार रोक दिया और खिड़की से सिर बाहर निकाल करके कारण पूछा तो उसने बताया कि उसकी बाइक बंद पड़ गई है और साथ में पत्नी भी है, अगर आप लिफ्ट दे देते तो आपकी मेहरबानी होगी। इन दोनों की बातें सुन करके जूही ने बाहर झांक करके देखा तो एक 25-26 वर्ष के करीब औरत खड़ी नजर आई। उसकी साड़ी भीग करके उसके बदन से चिपक गई थी। जूही को लगा पीछे की सीट खाली ही है, अगर बिठा लें तो किसी का भला हो जाएगा।
इसलिए उसने कहा बिठा लो इन्हें, क्या दिक्कत है। जूही के हाँ करते ही उस आदमी ने अपनी बीबी को आवाज दे करके बुलाया, आ जाओ नेहा। और दोनों पीछे की सीट पर आकर के बैठ गए और फिर उस आदमी ने फोन करके किसी को बताया कि बाइक आ करके ले जाएं। तब शरद ने पीछे घूम करके पूछा, लेकिन आपको जाना कहाँ है। और उस आदमी ने अपने जाने की जगह का नाम बताया। तो शरद ने जूही को देख करके कहा, पता है इन्हें कहाँ उतरना है। कहाँ? हमें 5 किलोमीटर पीछे जाना होगा वापस। ओह, अब तो बैठ गए हैं, मना करना अच्छा नहीं लगेगा, चलो। फिर शरद ने कार रिवर्स किया और आगे बढ़ा दिया। अचानक जूही की नज़र शीशे की ओर चली गई। पीछे की सीट पर बैठे कपल एक दूसरे का हाथ थाम करके बैठे थे और औरत ने अपने पति के कंधे पर सिर रखा हुआ था। जूही को शीशे की ओर देखते पा करके शरद की भी नज़र उसी ओर चली गई। शरद ने जूही के हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो उसने अपना हाथ खींच लिया। शरद मुस्कुराया और उसके कान के पास जा करके धीरे से बोला, कभी कभी किसी को देख करके कुछ सीख लिया करो, फजूल बातें मत करो, अभी मेरे ऐसे दिन नहीं आए हैं। जो हुक्म, वह अपनी चिर परिचित मुस्कान ओंठों पर सजाए बोला। उसकी मुस्कुराहट और आंखों की चमक से जूही का दिल लरजने लगा। इसलिए उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानती थी शरद से बहस करना आसान नहीं है। फिर शरद ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया और पहले उन दोनों अजनबियों को उनके घर के पास छोड़ा और फिर वापस से गाड़ी घुमाई और जूही की ओर देख करके कहा, अब चले मंजिल की ओर। वह मेरी दोस्त का घर है, आपकी मंजिल नहीं। मैं आपकी दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी मंजिल की बात कर रहा हूँ। यहाँ किधर है आपकी मंजिल? वह बोली, मेरी मंजिल तो हमेशा से ही मेरे पास रही है। यह अलग बात है कि किस्मत ने कुछ फासले तय कर रखे हैं। शरद की मुस्कान उसके ओंठों पर खिल रही थी। शरद, वह गुस्से में आ गई। जी हुकुम। और शरद ने उतने ही प्यार से जवाब दिया। वह बस बल खा करके रह गई और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी और शरद ने मुस्कुराते हुए गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी। आगे का रास्ता खामोशी से तय हो गया और जैसा कि जया जी ने बताया था, उनकी हवेली दूर से ही नजर आ रही थी। तो वे दोनों आराम से हवेली पहुंच गए और शरद गाड़ी तेजी से चला करके आया था, इसलिए 5:30 बजे तक उनकी कार हवेली के सामने खड़ी थी। उसी समय विराज की कार भी फार्म हाउस से लौटी थी और एक साथ ही अपने अपने कार से बाहर आए थे। मीनल और दिव्या जूही को आया देख करके खुशी से आगे आ गई और एक दूसरे के गले लग गई। उन लोगों के ऐसे गले लगने पर विराज ने हंस करके कहा, भाई ये गले लगने का प्रोग्राम अंदर जा करके करें। उसके ऐसा कहने पर तीनों झेप गई और फिर सब लोग हवेली के अंदर आए। विराज और शरद ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। शरद ने विराज की दादी जी, चाची जी और माँ के पांव छुए तो जूही ने भी उनका अनुसरण किया। उसके बाद सब लोग शाम की पार्टी के लिए तैयार होने कमरे में चले गए। जया जी ने शरद और जूही को भी एक कमरे में ठहराया। वे तीनों तो तैयार होकर के ही आए थे, बस जूही ने फेस वॉश किया और दोबारा से मेकअप करने लगी और शरद ने पास रखी मैगजीन उठा ली थी। जल्दी ही सब घर के हाल में जमा हो गए थे, जहां बहुत सारे लोग आए हुए थे। दिव्या ने पीले रंग का अनारकली सूट पहना था और वह बहुत प्यारी लग रही थी। मीनल ने वही लाल वाली ड्रेस पहनी हुई थी जो जया जी ने उसके लिए मंगवाया था। विराज के साथ साथ उसकी चाची जी को भी मीनल बहुत अच्छी लग रही थी। तो उपस्थित लोगों की नजरें शरद और जूही की खूबसूरत जोड़ी को भी सराह रही थी। हाल रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से डेकोरेट किया गया था। टेबल पर बहुत खूबसूरत केक रखा था। एक प्लेट पर 26 ईयर की मोमबत्ती लगाई गई थी। विराज ने सूट पीस पहना था। सबसे पहले विराज को उसकी दादी जी ने टीका लगाया और फिर जया जी और चाची जी ने टीका लगाया। दोनों बच्चे मोबाइल से सबकी तस्वीरें ले रहे थे। उसके बाद विराज ने केक कट किया मगर मोमबत्ती नहीं बुझाई, क्योंकि दादी जी केक काट करके जन्मदिन मनाना अच्छा समझती हैं, लेकिन उन्हें मोमबत्ती बुझाने का रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका कहना है हमारे देश में हर शुभ काम दिया जला करके किया जाता है, मोमबत्ती बुझाना और वह भी जन्मदिन के दिन बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए सभी बच्चों के जन्मदिन पर सब केक काटते हैं और मोमबत्ती को जला रहने दिया जाता है। हाँ, तो विराज ने केक काटा और फिर सबको खिलाया, लेकिन जब उसने दिव्या को केक खिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो उसने अपने हाथ से थोड़ा सा तोड़ करके खा लिया और बचा हुआ केक विराज के चेहरे पर मल दिया।
फिर तो बस जस्सी और राहुल ने भी विराज के चेहरे पर केक लगा दिया। विराज ने भी थोड़ा केक उठाया और तीनों को लगाने के लिए बढ़ा तो दोनों बच्चे मीनल के पीछे छुप गए और केक मीनल के चेहरे पर लग गया। फिर मीनल ने विराज को लगाने की बजाय जूही को लगा दिया और जूही ने मीनल की जगह दिव्या को। फिर तो सब एक दूसरे को खिलाने की जगह केक लगाने में जुट गए और फिर केक खत्म होने के बाद ही रुके। सबको एक साथ ऐसे मस्ती करने में बहुत मजा आया, लेकिन सबके चेहरे और कपड़े गंदे हो चुके थे। दादी जी ने सबको अपना हुलिया ठीक करने के लिए कहा कि सब अपना चेहरा दुरुस्त करो, फिर खाना भी खाना है। इसलिए सभी अपने अपने कमरे में आ गए। जूही और शरद भी अपने कमरे में आ गए थे। शरद को केवल चेहरे पर केक लगा था, इसलिए उसने चेहरा धोया और वॉशरूम से बाहर निकल गया। लेकिन जूही की साड़ी के आंचल में भी केक लगा था, इसलिए उसने आगे से साड़ी भी धोई थी और पंखे के पास जा करके सुखा रही थी। और शरद बाहर मोबाइल देख रहा था, मगर उसकी नजर जूही को ही देख रही थी। जूही पंखे के सामने खड़ी होकर के अपनी साड़ी का आंचल सुखा रही थी। वह अभी चेहरा धो करके आई थी और बगैर किसी मेकअप के उसका रूप सादगी और खूबसूरती का पर्याय लग रहा था। और शरद उसे मोबाइल चलाने के बहाने से अपनी नजरों में भर रहा था। कैसी बेबसी थी कि आपकी पत्नी को यूं ही छू करके देखना पड़ रहा था उसे। कैसी बेबसी थी कि अपनी पत्नी को भी यूं छुप करके देखना पड़ रहा था उसे। तभी विराज, दिव्या और मीनल उन्हें खाने के लिए बुलाने आ गए और दोनों उनके साथ चले गए। घर की छत पर ही बुफे सिस्टम के हिसाब से खाना अरेंज किया गया था। सभी मेहमान खाने के साथ साथ बातों में बिजी थे। विराज शरद को अपने साथ ले गया और मीनल, दिव्या और जूही को अपने साथ ले गई। जूही ने देखा शरद और विराज ऐसी बातें कर रहे थे जैसे जाने कब से एक दूसरे को जानते हैं। दिव्या और मीनल जूही को अलग तंग कर रहे थे। उन दोनों को तो शरद पहले ही अच्छा लगता था और अब तो वह जीजू भी बन गया था। दोनों जूही से कह रही थी, वाकई जूही, तुम्हारी और शरद की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे शरद कैसा है तुम्हारे साथ, कुछ तो बताओ। देख करके तो लगता है कि उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार ही प्यार है। अच्छा, तुम दोनों ने आंखों की भाषा पढ़ना कब सीख लिया? जूही ने उनकी बातों को हंसी में उड़ाने की कोशिश की तो दिव्या ने उसके कंधे पर हाथ रख करके कहा, मेरी जान, अभी वक्त है, हंस लो, पर जब मैं तेरे घर आऊंगी ना तब तुझे बताना ही होगा। क्या यही कि हमारे जीजू कितना प्यार करते हैं हमारी सहेली को। और जूही मन ही मन परेशान हो गई कि क्या बताऊंगी दिव्या को कि उनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। दिल तो चीख चीख करके कह रहा है कि अभी बता दूं, शरद के साथ शादी नहीं, मजबूरी है मेरी। मगर माँ ने अपनी कसम जो दी है किसी के सामने नहीं बता सकती। इसलिए जूही बस मुस्कुरा करके रह गई। खाने के बाद रात के 8:30 बज गए थे। दादी जी वगैरह अपने पोर्शन में चले गए थे, इसलिए सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना था। मेहमान भी एक एक करके खाने के साथ ही अपने घर के लिए निकल रहे थे। जूही ने विराज की माँ से चलने की अनुमति मांगी, तब मीनल, विराज और जया जी सब ने उसे इतनी रात में जाने से मना किया। दिव्या ने कहा, अब इतनी रात में मत जाना यार, मैं भी तो सुबह ही जाऊंगी। लेकिन मम्मी ने कहा था पार्टी के बाद आ जाना। ये लो, अभी भी मम्मी ने कहा था। अरे अब तुम शादीशुदा हो और अपने पति के साथ आई हो, तुम्हारी मम्मी भी मना नहीं करेंगी। और शरद बेटे को तो मैं तुम्हारे सामने पूछ लेती हूँ, जया जी ने कहा और शरद के पास गई। वो विराज से बातें कर रहा था। उन्होंने कहा, क्यों शरद बेटा, आपको हमारे यहाँ रुकने में कोई दिक्कत है? नहीं तो आंटी, पर बस कुछ नहीं बेटा, अब इतनी रात हो गई है इसलिए आपको रुकने को कह रही हूँ। ओके आंटी, खुश रहो बेटा, आप लोग बातचीत करो, मैं चलती हूँ। जी आंटी, कह करके वह फिर से विराज के साथ बातों में बिजी हो गया। फिर जूही को वहीं रुकना पड़ा, इसलिए उसने अपनी माँ को फोन करके बता दिया कि हम रात में यहीं रुकने वाले हैं, और उन्होंने भी इतनी रात में सफर करने से मना कर दिया। फिर सब बहुत देर तक छत पर बैठे बातें करते रहे। पूरे दिन की रिमझिम बारिश अभी तक रुक चुकी थी, इसलिए मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। तीनों सहेलियां अपनी बातों में मगन थी तो विराज को भी शरद के रूप में एक दोस्त मिल गया था। जया जी सब के लिए कॉफी बनवा करके लाई थी और सबको देने के बाद नीचे आ रही थी। तभी विराज ने अपनी माँ से कहा, माँ आपको पता है शरद जी ने बहुत साल लंदन में गुजारे हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस किया है इन्होंने। अच्छा,
हाँ, और एक मैं हूँ जिसे आप लोगों ने इतनी दूर जाने ही नहीं दिया। हाँ बेटा, क्या करते, आपके बिना हम रह जो नहीं पाते, पर कोई बात नहीं, अब आप शादी के बाद घूमने चले जाना। जया जी ने विराज के बालों को प्यार से बिखेर करके कहा और चली गई तो वह हंस दिया। विराज की बात पर जूही ने चौंक करके शरद को देखा तो वह बड़े सुकून से मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई तो सब शेड के नीचे आ गए। क्या यार, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, दिव्या बोली। दिव्या जी, आप मौसम की बात करती हैं, मैंने तो इंसानों को बदलते देखा है। बहुत तजुर्बा है आपको इंसानों का परखने का, विराज ने कहा। जी हाँ, अपनी तो पूरी लाइफ तजुर्बे में गुजरी है, शरद ने कहा तो सभी हंस दिए, सिवा जूही के, जो उस वक्त को जरा भी इजी महसूस नहीं कर रही थी और शरद की बेबाकी पर बहुत हैरानी हो रही थी, जो बड़ी आसानी से झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था, जैसे सच में कोई बहुत बड़ा रईस ज्यादा हो जो लंदन से पढ़ लिख करके आया है। उसे मन ही मन उस पर हंसी आ रही थी कि ये इतनी सेखी बघार रहा है। हाँ, भला इसे क्या पता कि उसकी सच्चाई दिव्या और मीनल को पहले से पता है कि वह कोई रईस नहीं बल्कि एक ड्राइवर है। जूही ने सोचा तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा शरद जीजू, ये बताइए कि आपके तजुर्बे में कोई ऐसा इंसान आपको मिला है जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, मीनल ने पूछा। हाँ मिला तो, मगर मुझे समझ नहीं सका। अच्छा, इसका मतलब है आपको समझना मुश्किल है, विराज ने हंस करके कहा। हो सकता है, शरद भी मुस्कुराया। अरे जूही जी, आप क्यों इतनी चुप हैं, विराज जी ने कहा। क्या बोलूं, उसने दिव्या की ओर देख करके कहा। अरे मुझे मत देख। अच्छा चल ये बता, तेरी शादी को 15 दिन हो गए हैं तो हनीमून के लिए कहाँ जाने का सोचा है? मेरे ख्याल से तो पेरिस या स्विट्जरलैंड चले जाओ और खूब एंजॉय करो। क्यों जीजू? जी हाँ, शादी के बाद तो जिंदगी का मजा खूबसूरत जगहों पर ही उठाया जाता है, शरद ने जूही को प्यार से देखते हुए कहा तो वह नजरें झुका करके रह गई। अब बारिश थोड़ी तेज हो गई थी तो जया जी ने विराज को कॉल किया कि अब सब लोग नीचे आ जाओ, बारिश भी तेज हो रही है और रात भी बहुत हो गई है। तो वह सबको लेकर के नीचे आ गया और फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। कमरे में आकर के जूही वॉशरूम में गई थी और शरद खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर मौसम बहुत खूबसूरत लग रहा था, उसे ऐसे भी बारिश का मौसम बहुत पसंद था। खिड़की से पानी की बूंदें उड़ करके उसे हल्का हल्का भिगो रही थी और उसका मन एक अनकही प्यास को महसूस करके खोने लगा था। जूही जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, मीनल और दिव्या ने दरवाजे पर दस्तक दिया तो उसने कहा दरवाजा खुला है। तब दोनों ने अंदर गए और कहा, कहीं हमने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं तो, आइए बैठिए ना, शरद ने खिड़की से नजर हटा करके उन दोनों को देख करके कहा। नहीं, हम कबाब में हड्डी बनने के लिए नहीं आए हैं, हम तो आप दोनों के लिए नाइट ड्रेस लेकर के आए हैं। वैसे आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मीनल ने शरद से सवाल किया। कुदरत के नज़ारे को देख रहा था, वह उनकी ओर आता हुआ बोला। इसे भी तो कुदरत ने ही बनाया है, इसे भी देख लिया कीजिए। दिव्या ने हंस करके जूही की ओर इशारा किया। दिव्या की बात पर दोनों ने चौंक करके एक दूसरे को देखा। शरद की आंखों में एक आग सी भड़क उठी जिसने जूही के बदन में एक करंट सा दौड़ा दिया। वह जल्दी से नजरें झुका करके बेड पर बैठ गई। अरे जूही, तुम तो जीजू की नजरों से ऐसे बच रही हो जैसे वह तुम्हारे पति नहीं कोई गैर इंसान हो। अरे ऐसी प्यार भरी नजरें तो दिल की धड़कन तेज कर देती हैं, मन में जल तरंग बज उठते हैं और तुझे देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम उन्हें जानती ही नहीं। दिव्या ने जूही के पास बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रख करके कहा तो वह बौखला करके रह गई। जूही दिव्या की बात सुन करके कुछ भी बोल नहीं पाई, बस चुपचाप उसे देख रही थी। फिर उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह उठ करके शरद के पास जा करके खड़ी हो गई। कमरे में कुछ पल तक खामोशी हो गई थी कि सुई भी गिर जाती तो उसकी आवाज़ सुनाई दे देती। फिर मीनल ने खामोशी तोड़ी और दिव्या को हाथ पकड़ करके उठाया और बोली, तू भी ना ये क्या जासूसी वाले सवाल पूछ रही है? बहुत रात हो गई है, चलो अपने कमरे में चल करके सोते हैं। दिव्या को भी मीनल की बात सही लगी तो वह उठ गई और दोनों को देख करके कहा, सॉरी यार, इतनी रात हो गई है और मैं भी क्या सवाल करने लगी, चलो सो जाओ आप लोग। मीनल ने जूही के हाथ में एक पैकेट थमा दिया और कहा, इसमें तुम दोनों के लिए नाइट ड्रेस हैं।
हम चलते हैं, शुभ रात्रि। और फिर दोनों कमरे से निकल गए और जाते समय दरवाजा सटा दिया। फिर शरद ने आगे बढ़ करके दरवाजा लॉक किया और बेड पर ढहने के अंदाज में बैठ गया। जूही अभी भी खिड़की के पास ही खड़ी थी, उसके कदम जैसे वहीं थम गए थे। खिड़की से आ रही ठंडी हवा का झोंका रह रह करके उसका आंचल उड़ा दे रहा था और वह यूं ही बेख्याली में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद जब शरद थोड़ा रिलैक्स हुआ तो उसने गहरी सांस लेते हुए निगाह उठा करके देखा। वह खोए खोए अंदाज में खड़ी बहुत दिलकश लग रही थी। ये बारिश का मौसम और उसका सोमवार हुस्न जैसे शरद को दिल खोने लगा। वह चाहत भरी नजरों से उसे देखने लगा और फिर जूही को आवाज दी, जूही क्या बात है, वहां क्यों खड़ी हो? बस मैं नहीं चाहती कि जूही बोलते हुए रुकी, मैं आपके करीब रहूं। शरद ने उसकी अधूरी बात को पूरा किया। मुझे बताओ जूही, आखिर तुम किस बात से इतना डरती हो? क्या मुझ में जरा भी अच्छाई नहीं है? क्या मैं गिरा हुआ या खतरनाक हूँ? शरद ने शिकायती स्वर में कहा। ये तो मैंने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही महसूस होता है। जूही, जो इतनी देर से एक इम्तिहान बनी खड़ी थी, उसे शरद ने सर से पैर तक देख करके कहा। काली साड़ी में उसका गोरा बदन कयामत लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वह शरारत से पलंग पर बैठे बैठे ही मुस्कुराया और हाथ बढ़ा करके जमीन को छूता हुआ उसकी साड़ी के आंचल को थाम लिया। शरद की इस हरकत से वह चौंकी और परेशान होकर के उसकी तरफ देखने लगी। यहाँ आ जाओ, खड़े खड़े थक जाओगी। शरद बड़े प्यार भरे अंदाज में बोला तो वह अनजाने अंदेशे से बौखला गई। क्या बात है? वह बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराया। कुछ नहीं, पल्लू छोड़िए, वह हाथ उठा करके बोली। अगर ना छोड़ूं तो? शरद की आंखों में शरारत झिलमिला रही थी। शरद, वह सहम करके बोली। जी फरमाइश। शरद की आंखों में प्यार के खूबसूरत रंग भरे थे। पल्लू छोड़िए, अब जूही ने गुस्से से कहा। नहीं छोड़ता। शरद ने अपने होठों पर आ रही मुस्कान दबा करके कहा। क्या मतलब? अब उसकी आंखों में डर लहराने लगा था। मतलब ये कि इधर आकर के बैठो, अपनी औकात मत भूलो। एकदम उसकी जुबान से ये शब्द निकले और फिर उसके मन में डर समा गया। औकात? शरद बड़े अजीब अंदाज में हंस दिया। औकात की बात मत करो, मेरी औकात का पता चलेगा तो डर जाओगी। वह भी तेज गुस्से में आकर के बोला। ये रौब किसी और को दिखाइएगा। वह सिर झटक करके बोली। अगर इस समय शरद चाहता तो एक लम्हे में जूही का सारा गुरूर चकनाचूर कर सकता था। उसने तो बस शरारत से उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ा था, लेकिन अब बात उसकी जिद पर आ गई थी, इसलिए वह भी अड़ गया। मैं चाहता हूं तुम यहाँ आकर के बैठो। बोलते हुए शरद की आवाज में तनाव झलक रहा था। नहीं बैठूंगी, कोई जबरदस्ती है? वह अपनी आदत के अनुसार जिद में आकर के बोली, लेकिन साथ ही उसे शरद की बातों से उसके साथ अकेले में डर भी लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि दरवाजा खोल करके बाहर निकल जाए और मीनर और दिव्या के कमरे में सोने चली जाए। कह दूंगी कि आज तीनों एक साथ सोते हैं। यही सोच करके जूही दरवाजे की ओर लपकी, मगर शरद को उसका इरादा समझ आ गया और वह उठ करके जल्दी से दरवाजे के सामने तन करके खड़ा हो गया और बोला, अब बताओ क्या इरादा है? जूही ने शरद की आंखों में देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सपाट लग रही थी। अब जूही की आंखों में डर नजर आने लगा था। फिर बोली, मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। वह बोल करके पीछे हटने लगी। वह अब खुद को बेबस पा रही थी। और जो तुम आज तक मेरे साथ बदतमीजी करती रही हो, उसके बारे में क्या ख्याल है? शरद ने आहिस्ता से उसके साड़ी का पल्लू अपनी तरफ खींचते हुए कहा। शरद, ये आप क्या कर रहे हैं? वह घबरा करके पीछे हट गई, लेकिन शरद पर भी अब जुनून छाने लगा था। वह पल्लू अपनी ओर खींचता रहा और वह दूर हटती रही और साड़ी की फाल्स आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली गई। जब पूरी साड़ी खुल करके शरद के हाथों में आ गई तो वह जैसे सकते में रह गया। ओ गॉड! इतने सुहाने मौसम में उसके चेहरे पर जलती दोपहर जैसी दहक नजर आने लगी।
यह वह मकाम था जब इंसान अपने होशो हवास खो देता है, जहां सिर्फ जज्बात और दिल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसने खुद पर काबू पाते हुए निगाहें उठाई। जूही का दिल फरेब हुस्न अपने सबाब पर था। वह खूबसूरती जिसने उसे पहले रोज से शरद को अपना दीवाना बना रखा था, अभी उसके सामने शोला बनी खड़ी थी। उसने तो बस तंग करने के लिए, बस मजाक में ही उसका पल्लू पकड़ा था, मगर अब जो सिचुएशन उसके सामने थी उसने तो शरद के होश ही उड़ा दिए थे। वह जैसे तलवार की तेज धार पर खड़ा खुद से उलझ रहा था। बहुत देर तक वह जूही को देखता रहा और फिर अपनी आंखों को बंद करके सुकून से मुस्कुरा दिया। वह किसी भी हाल में किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता था। उसकी माँ और पापा के संस्कार उसे ऐसी इजाजत कभी नहीं देते। शरद, तुम पागल और बहसी हो चुके हो, गुस्से में बोलते हुए जूही का चेहरा लाल हो गया था और जिसका जिस्म थरथरा रहा था। चुप हो जाओ जूही। नहीं होती चुप। मुझे नहीं पता था तुम अंदर से इतने कमीने हो। वह थोड़ा तेज चिल्ला करके बोली। जूही उसका जवाब सुन करके शरद का खून खौलने लगा। उसने पूरी ताकत से उसे दोनों कंधों से थाम लिया और उसे झकझोरते हुए बोला, शायद तुम्हें मर्दों की फितरत का अंदाजा नहीं है। मर्द के जज्बात जब इस हद तक आ जाते हैं तो वह ऐसे मौक़ों पर शैतान हैवान बन जाता है। फिर याद करो तुमने मुझसे कितनी बदतमीजी की है, कदम कदम पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैं चाहूँ तो इस वक्त सारी बातों का बदला तुमसे ले सकता हूँ, लेकिन मेरे सब्र का पैमाना तुम्हारे दिल की तरह छोटा नहीं है। और वैसे भी मैं किसी के साथ कोई घटियापन नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मैं अपने भगवान के सामने मुंह ना दिखा सकूं। इतना कह करके वह सुकून से मुड़ा और जमीन से साड़ी उठा करके उसके हाथ में दे दिया और फिर नाइट ड्रेस उठा करके वॉशरूम में घुस गया। शरद ने जमीन से साड़ी उठा करके जूही के हाथ में रख दिया और इतनी देर से खड़ी जूही वहीं जमीन पर बैठती चली गई और अपनी उथल पुथल होती सांसों को बहाल करते हुए फूट फूट करके रोने लगी। उसे तो यही लग रहा था कि आज शरद जरूर अपने असली रूप में आ जाएगा और उससे अपने सभी बदले निकालेगा। फिर तो आज वह कहीं की ना रहेगी, मगर वह आज भी उसे हमेशा की तरह ठंडी शिकस्त दे करके चला गया था। वह यूं ही आंसू बहाने में लगी थी और शरद वॉशरूम से बाहर आ गया और जूही की और बगैर देखे कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर खामोशी का साम्राज्य था। सब पूरे दिन की थकान के बाद अपने अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। शरद ने एक गहरी सांस ली और बेचैनी मिटाने के लिए अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल करके लाइटर से सुलगाया और धीमे धीमे कस लेने लगा। पूरी रात वह एक पैकेट सिगरेट फूंक चुका था और अब सुबह हो चुकी थी। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो जूही बाथरूम में से बाहर आ रही थी। शरद उसे इग्नोर करते हुए बाथरूम में जा करके फ्रेश हुआ और फिर चलने के लिए तैयार हो गया। तभी मीनल दोनों को नाश्ता करने के लिए बुलाने आ गई तो दोनों चुपचाप उसके साथ चले गए। नाश्ता करने के बाद दोनों ने जया जी से जाने की इजाजत ली और उनके पांव छू करके आशीर्वाद लिए। वापसी के वक्त दिव्या भी उन दोनों के साथ जा रही थी, इसलिए दिव्या और जूही दोनों पीछे की सीट पर बैठ गई। आमतौर पर जूही कम ही बोल रही थी, दिव्या ही उससे बातें कर रही थी। शरद को एहसास हो रहा था कि जूही अंदर से टूट फूट रही है, मगर उसे खुद भी इतना गुस्सा और दुख था कि वह उससे बोलना ही नहीं चाहता था। शुक्र था कि दिव्या साथ जा रही थी, नहीं तो दोनों अपने ख्यालों में गुम हो जाने क्या क्या सोचते रहते। दिव्या ही दोनों को अपनी बातों में घसीट रही थी और इसलिए जूही उससे बात करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रही थी। मगर शरद चुपचाप गाड़ी चलाने में ध्यान दे रहा था और किसी भी बात का जवाब केवल हाँ या ना में दे रहा था, वरना तो खामोशी ही इख्तियार किया हुआ था उसने। दिव्या का घर आ गया तो वह उतर गई। उसका घर आगे गली में था, गाड़ी जहां नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने दोनों को बाय किया और चली गई। अब घर का रास्ता अधिक दूर तो नहीं था, फिर भी जूही को शरद की खामोशी खल रही थी। वह जानती थी कि रात की बात से शरद खामोश है, मगर उसमें उसकी भी तो गलती नहीं थी। हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि उसे शरद से डर लगने लगा था। उसका ख्याल था कि शरद जितना नॉर्मल और शांत दिखाई देता है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। उसे हमेशा लगता है कि उसके दिल के अंदर कोई तूफान छुपा है जो किसी भी पल टूट सकता है। वह बहुत कुछ सोचती हुई गुम थी जब गाड़ी घर के अंदर दाखिल हो करके रुकी। जूही ने गाड़ी से निकल करके अपने ही घर को गौर से देखा।
किस कदर सन्नाटा बिखरा था, जैसे कि घर में कोई हो ही ना। ओह, मैं भी कैसी बातें सोच रही हूँ। उसने स्वयं को धिक्कारा और धड़कते दिल से घर के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया। शरद गाड़ी लाग करके आया तो उसके बुझे बुझे चेहरे पर नजर चली गई तो थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह उससे नाराज था और उसका कोई मूड नहीं था कि जूही की कोई भी बात सुने, इसलिए वह उसे अनदेखा करके घर के अंदर जाने के लिए बढ़ गया। फिर जूही भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अभी दोनों अंदर आ ही रहे थे कि सामने ही रमा देवी आती दिखी। शायद उन्होंने गाड़ी की आवाज सुनी थी और इसलिए बाहर आ रही थी। मम्मी, घर में सब ठीक तो है ना? जूही ने धड़कते दिल में माँ से पूछा, मगर वह कुछ बोलने के बजाय बेटी को देख करके फपक पड़ी। जूही ने देखा उनकी आंखें सूजी हुई हैं और चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। मम्मी, क्या बात है? वह अनजानी आशंका से कांप गई थी। बेटा, भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं। बोलते बोलते उनकी आवाज भर्रा गई। क्या? क्यों, क्या हुआ उन्हें? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। शरद ने जल्दी से पूछा। चलो अंदर तो आओ, तो मैं बताती हूँ। वे दोनों उनके साथ अंदर आ गए तो बरामदे के सोफे पर बैठ करके वह ढा सी गई। उनकी सांस भी तेज चलने लगी थी। मम्मी, आप जल्दी बताइए ना, क्या हुआ है पापा को? मेरा दिल बैठा जा रहा है, जूही ने माँ के हाथों को थाम करके कहा। रमा देवी थोड़ी देर तो उसे देखती रही और फिर उसे गले लगा करके यूं तड़प करके रोने लगी कि शरद का दिल भी फटने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे भी तो पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। मम्मी, प्लीज हौसला रखिए और कुछ बताइए तो सही, वह बहुत बेकरारी से बोला। तो रमा देवी ने अपने आंसू पोंछते हुए शरद की तरफ देखा और बताने लगी, कल रात 12 बजे तुम्हारे पापा के दोस्त जगन्नाथ जी के बेटे का एक्सीडेंट में मौत हो गई। वह शराब पी करके गाड़ी चला रहा था। ओह, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। जगन्नाथ जी का तो बहुत बुरा हाल होगा। हाँ, उनकी पत्नी की हालत तो बहुत खराब हो गई है जब से बेटे की खबर सुनी है। बार बार बेहोश होकर के गिर रही हैं। जैसे ही थोड़ी देर बाद होश आता है फिर से बेटे को याद करती हैं और बेहोश हो जाती हैं। ये खबर सुन करके तुम्हारे पापा के सीने में तेज दर्द उठा और फिर उन्हें तेज अटैक आया और वो तड़पने लगे। मैं पहले तो घबरा ही गई थी, फिर हिम्मत रख करके ड्राइवर की मदद से उनको हॉस्पिटल ले करके गई और एडमिट कराया। मैं अभी अभी ही हॉस्पिटल से आई हूँ। डॉक्टर ने जरूरी टेस्ट वगैरह लिए हैं, कल रिपोर्ट आ जाएगी। रमा देवी ने जूही के सिर पर हाथ रख करके भर्राई हुई आवाज में कहा। फिर शरद को देख करके बोली, शरद, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। मैं जल्दी जल्दी में मोबाइल घर पर ही भूल गई थी, इसलिए वही लेने आई थी। मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी, शुक्र है तुम लोग आ गए। हाँ मम्मी, चलिए, मुझे भी अभी तुरंत पापा के पास जाना है, मुझे उनको देखना है, जूही ने आहिस्ता से कहा। फिर तुरंत ही शरद ने गैराज से गाड़ी निकाली और थोड़ी देर में ही तीनों हॉस्पिटल पहुंच गए। जूही गाड़ी में बैठी हुई जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। गाड़ी से उतर करके तीनों हॉस्पिटल के अंदर चलने लगे तो रमा देवी ने बेटी को रोका। देखो जूही, तुम्हारे पापा का दिल बहुत कमजोर है, उनके सामने रोना धोना नहीं, वरना वह और भी बीमार हो जाएंगे। मेरी बात समझ रही हो ना? रमा देवी ने उसे समझाते हुए कहा तो उसने हामी भरते हुए सिर हिलाया। फिर वे लोग महेश जी के पास पहुंचे तो उन्हें होश आ गया था। डॉक्टर ने सबको मिलने की इजाज़त दे दी थी और महेश जी को ज़्यादा बातें करने से मना किया था। जूही चुपचाप उनके पास जा करके बैठ गई थी। एक दिन में ही उनका चेहरा बहुत कमज़ोर हो गया था। महेश जी की आंखों में भी बेटी को देख करके आंसू आ गए। उन्होंने उसकी हथेली थाम करके अपने आंखों से लगा लिया। बेटी को थामते हुए हाथ भी कांपने लग रहे थे। ये देख करके जूही बहुत परेशान हो गई। मेरे पापा केवल मेरी वजह से इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं। कुछ दिनों पहले तक वो कितने स्वस्थ थे और अब सब कुछ बदल गया है। उसकी आंखें जलने लगी। महेश जी ने जूही को प्यार करते हुए पास खड़े शरद की ओर देखा और उनके ओंठों पर मुस्कुराहट आ गई। यूं लगता था जैसे वे कुछ कहना चाहते हैं मगर कुछ कह नहीं पा रहे थे, बस खामोशी से उसकी तरफ देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आए और उन्होंने महेश जी को इंजेक्शन लगाते हुए रमा देवी से कहा, अब इन्हें आराम करने दीजिए, इनकी हालत अभी ज़्यादा बात करने से बिगड़ सकती है। और हाँ, एक बार
मुझसे मेरे चैम्बर में आकर के मिल लीजिए। इसके बाद डॉक्टर साहब चले गए। जूही का दिल ये बात सुन करके कांप गया। पता नहीं क्या बात है जो डॉक्टर साहब ने मम्मी को अकेले मिलने को बुलाया है। अगर कोई साधारण बात होती तो सबके सामने ही बता देते। प्लीज अब आप लोग जाइए। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, अब मरीज को रेस्ट करने दें। नर्स ने आकर के कहा तो तीनों बाहर जाने के लिए खड़े हो गए। जूही ने जाते जाते अपने पिता की ओर देखा, जिन पर अब बेहोशी छाने लगी थी। वह अपने आंसू जज्ब करती हुई माँ और शरद के साथ बाहर निकल गई। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 5 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।